वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ना तो अब इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ, अंडरलाइन करो, असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू टू कंपनीज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब साल के आखिर में अपने वैल्यूएशन करेंगे। उसमें एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत जरूरी है, और साथ में बिजनेस को एक्यूरेटली ये पता चलता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, और उसकी फाइनली साल के आखिर में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब इन्वेंट्री अपने चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब तो सिंपल यही होता है कि कोई भी चीज जिसको गुड्स एंड सर्विस, गुड्स आएगा, मटेरियल सर्विस नहीं, सॉरी, गुड्स एंड मटेरियल्स दैट बिजनेस होल्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, जिसको तुमने खरीदा है किसके लिए, वापस बेचने के लिए। पहला, ये फिनिश गुड्स होता है, एक जगह से लिया दूसरे को बेच दिया, ये रीसेल खाली। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लिया, तुमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, उसको बेचा। कंजम्पशन का मतलब क्या, जिसको तुमने खरीदा और उसको अपने किसी मटेरियल को बनाने के लिए यूज किया, बराबर, तो ये कंजम्पशन हुआ। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। और देखो ये जो लिखा है ना कंजम्पशन, वो किसके अंदर आता है, मेंटेनेंस और रिपेयर में। रिपेयरिंग कराने के टाइम पे अगर कोई चीज को यूज किया ना, तो वो कंजम्पशन में आता है। अब रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल जैसे कि वुड यूज करते हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी पार्शियली कंप्लीटेड, पार्शियली यानी आधे अधूरे हैं, अभी बनाना बाकी है। साल के आखिर में जरूरी नहीं है कि सारे कुछ बन के तैयार हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि साल खत्म हो गया पर प्रोडक्शन तो बाकी रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश गुड्स, ये कंप्लीटली रेडी है, जिसको अपने कभी भी सेल कर सकते हैं। अब मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज, सप्लाईज जिसको डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के साथ में कुछ लेना देना नहीं है, बट मशीन को चलाने के लिए वो जरूरी है, प्रोसेस को चलाने के लिए वो जरूरी है, यानी नेसेसरी फॉर ऑपरेशन। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स वेरियस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एक तो तुम्हारी सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस पे डिपेंड करती है, बराबर। यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो तुमने बेचा, जो तुमने खरीद के बाद में प्रोसेस करके बेचा, वो आपके प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, पहली बात तो। दूसरा, नेट इनकम। ओवर स्टेडिंग एंड अंडर स्टेडिंग, अगर तुमने ज्यादा लिख दी इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, जो गलत है। अंडर स्टेट करोगे तो वो भी गलत, क्योंकि अंडर स्टेट यानी अंडर वैल्यूएशन तुमने किया, तो इससे तुम्हारा क्रेडिट साइड का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा, वो वैल्यूएशन कम तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे डिस्टोर्ट द नेट इनकम फिगर, डिस्टोर्ट यानी डिस्टर्ब हो जाना। फिर बैलेंस शीट एक्यूरेसी, बैलेंस शीट में जो भी तुम्हारे पास साल के आखिर में जो बचा हुआ है वो लिखना ही जरूरी है, और अगर तुम इसको नहीं लिखोगे तो बैलेंस शीट की फाइनल पोजीशन कैसे जानोगे। फिर टैक्स कंप्लायंट, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप टैक्सेबल इनकम प्रॉपरली कैलकुलेट करो, इसके लिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एक्यूरेट होना जरूरी है। फिर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कि भाई करेक्ट वैल्यूएशन से प्राइसिंग, किस प्राइसिंग की, यानी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी प्राइस, अगर वैल्यूएशन अपनी करेक्ट है तो इसकी प्राइस भी सही हम कर पाएंगे। बजटिंग यानी कॉस्ट पे कंट्रोल, और फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर में क्या कर पाएंगे उसके बारे में देखें। फिर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेज इन द प्रोडक्शन और सेल्स प्रोसेस। एक तो रॉ मटेरियल, तो ये अपने जानते हैं, आगे अपने जो देखा वही है। एमआरओ अपने देखा, मटेरियल रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज, मेंटेनेंस, सॉरी। अब रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में बाकी है, पार्शियली फिनिश, वो अभी ने देखा। फिनिश गुड्स यानी रेडी फॉर सेल है। और ये एमआरओ सप्लाईज कैसा है, इनडायरेक्ट मटेरियल सप्लाई। बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री करेक्टली, बिजनेस एंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंप्लायंस का मतलब जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है वैसे ही तुमने बिजनेस के अंदर लिखा भी है। प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद द ट्रांसपेरेंट व्यू, स्टेक होल्डर माने जितने भी हिस्सेदार है बिजनेस के, उसको स्टेक होल्डर, जैसे तुम्हारे एम्प्लॉइज, तुम्हारे एम्प्लॉइज के बाद में तुम्हारे ऑनर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, सारी अथॉरिटीज सब इसके अंदर आ जाते हैं। उन सबको पता चलता है कि कंपनी बराबर काम कर रही है और कंपनी ने वैल्यूएशन में कोई भी चीज में चोरी नहीं की है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, अब यहाँ से तुम्हारे छोटे छोटे दो दो तीन तीन मार्क के सन जा सकते हैं इसके अंदर। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 issued by the Institute of Chartered Accountants of India provides guideline
फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें अपने जानते हैं क्या करते हैं, दो, अगर मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू विच एवर इज लेस, अपने वो लिखते हैं। तो देखो लिखा है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम हो, यानी कॉस्ट जितने में खरीदा वो, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जितने में बेच सकते हैं वो, इन दोनों में से जो लोअर होता है ना, उसी बेस के ऊपर अपने इन्वेंट्री लिखनी है। उसके लिए अलग अलग मेथड है। पहले आती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सब इन्वेंट्री में आएगा, पर किस में नहीं आएगा, तो देखो पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये मेथड अपने नहीं चलेगी, ये स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, सॉरी। इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। डायरेक्टली रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन के साथ में रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस बिजनेस, जैसे बैंकिंग। बैंकिंग में वर्क इन प्रोग्रेस कैसे ढूंढ पाएंगे, कस्टमर आधा कैसे हुआ, ये ढूंढ नहीं पाएंगे, वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। मैंने तुमको कन्विंस किया, मैं 31 मार्च को तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुमको कन्विंस करा, तुमने बोला कल आना, नहीं कल बात करेंगे, तो मैं इसको आधा कैसे लिखूंगा। जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं। फिर शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड। ये जो शेयर्स डिबेंचर और बाकी सब चीजें हैं ना, जिसको तुमने स्टॉक इन ट्रेड में लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड मतलब तुम इसको बेचने के लिए खरीदते हो, तुम्हारा काम आज यही है तब। और इन्वेंटरीज लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा, दिस इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब लाइव स्टॉक यानी भेड़ बकरियां, गाय भैंस, उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट में नहीं होती है, उसकी वैल्यूएशन हमेशा आज क्या प्राइस है उसकी उसकी के अंदर होगी, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से होगी। सेम मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल तुमने माइन कितने में खरीदी वो थोड़ा देखेंगे, अपने तो ये देखेंगे ना आज इसकी कीमत कितनी है, इसलिए। अब लिफो इज नॉट परमिटेड अंडर AS2, ये मेथड परमिट नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट अगर होता ना मिड सेम में, तो इसमें से MCQ ज्यादा निकलते, पर भी फर्स्ट थर्ड था ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखो, assumes that the oldest inventory items are sold first, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछेंगे, पर ये पूरा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके बस समझाया है। देखो पुरानी इन्वेंट्री पहले चली जाएगी, इसका मतलब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पुराना निकल जाएगा। रिमेनिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली परचेज आइटम, जो बची हुई इन्वेंट्री है ना उसमें अभी जो नई आइटम है ना वही बचेगी, क्योंकि आगे आया हुआ तो सब बेच दिया हमने। अब देखो January 1 को तुमने 10 यूनिट परचेस किए 50 रुपए में, तो 500 रुपये हुए। 10 जनवरी को 15 रुपये, 15 यूनिट परचेस किए 60 रुपीज में, 900 हुए। 2070 में परचेस किए 20 जनवरी को 1400 हुए। अब तुमने 45 यूनिट को सेल किया, तो सबसे पहले मैं पहले वाले January 1 वाले 10 निकालूंगा, फिर उसके बाद वाले 15 निकालूंगा, फिर लास्ट में कितने बचे टोटल 25 हो गए, तो लास्ट में 20 निकालूंगा, छः छेले लास्ट में 20 आएंगे, समझे। तो इस तरह से अगर मुझे यूनिट परचेस 45 है और मुझे अगर सेल करने 30, इन केस अगर मुझे 30 सेल करने, मैं आगे जो बताया 45 सेल के हिसाब से बताया, पर नहीं 30 सेल करने, तो पहले 10 वाले ऊपर वाले निकाल दूंगा, यानी 500 रुपये निकल गए, फिर उसके बाद वाले 15 निकाल दूंगा, टोटल 25 हो गए। अब बचे कितने, खाली 5, तो 5 जो है वो 70 वाले 350 में निकालूंगा। तो अब बचा कितना, पहले वाला January 1 वाला पूरा निकल गया, January 10 वाला पूरा निकल गया, पर January 20 वाले में से आपने 5 निकाले तो भी 15 बचे ना। तो देखो नीचे एंडिंग इन्वेंट्री लिखा है, पहले COGS दिया है उसके बाद में एंडिंग इन्वेंट्री लिखा है, बराबर। 15 यूनिट के वही 70 वाले तुम्हारे पास बचे, समझे। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है ना, उसमें अपने क्या करेंगे, कॉस्ट को अपने वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करेंगे, बराबर, ऑल इन्वेंट्री यूनिट्स के हिसाब से। अज्यूम्स ऑल इन्वेंट्री आइटम्स आर आइडेंटिकल, यानी हमने ऐसा सोच लिया है कि पहले से लेके आखिर तक जितना भी स्टॉक आया है ना वो सब एक जैसा ही है। अब देखो यही क्वेश्चन, 45 यूनिट परचेस किया, अब आपको कितना सेल करना है, समझो इसमें से 30 सेल करना है। तो देखो जब 45 परचेस किया ना, तो 10 × 50 करो 500, 15 × 60 करो 900, 20 × 70 करो 1400। अब इन सबका टोटल किया तो 2800 आता है, बराबर।
2800 आता है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ में, टोटल यूनिट के साथ में 45। तो मेरी प्राइस कितनी आई, 62.22। तो अब जब भी मुझे बेचना होगा ना, जब भी बेचना होगा तो सीधा ये 62.22 में बेच दूंगा, राइट। तो नेक्स्ट देखो, सेल लिखा है COGS फॉर 30 यूनिट जो अपने सेल किए, तो 30 × 62.22 करो तो 1866.60 आया, बराबर। अब बचा कितना, 45 में से 30 तो तुमने बेच दिया, तो अब खाली 15 बचा, उसकी प्राइस भी तो उतनी ही रहेगी 62.22। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 633.30 आएगा। 10 रुपए का इधर उधर फर्क आएगा, उसके पीछे का कारण क्योंकि अपने पॉइंट में आंसर लिखा है ना, इसलिए। वापिस क्या करना है, मल्टीप्लाई करो यूनिट और रेट को, यूनिट और रेट को सबके मल्टीप्लाई करो, सबका टोटल करो, टोटल यूनिट से उसको डिवाइड करो तो एक प्राइस आएगी। जब भी बेचना है इसी प्राइस से आपको बेचना है, ओके। और जो बचेगा वो भी इसी प्राइस का होगा। अब देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, देखिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में ट्रैक्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम। चलिए होता क्या है कि मैंने अगर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने हैं, 10 में अलग अलग चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं हर किसी की इन्वेंट्री को अलग अलग रखूंगा और उसी में से सप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। सूटेबल पर लिखा है ना, यूनिक और हाई वैल्यू आइटम्स लाइक कार्स एंड ज्वेलरी, ये जरूरी है किसमें सूटेबल है वो। अब देखो आइटम ए, परचेज कितना किया तुमने, 5 यूनिट, 5,000 रुपये में, देखो हाई वैल्यू आ गया ना, ऊपर तो खाली 30-40 रुपए का था, यहाँ तो कितने का है, सीधा 5,000 रुपये। तो 25,000, 3 यूनिट परचेज किए बी के 8,000 में, तो 24,000। सी के 2 यूनिट परचेज किए 10,000 में, तो 20,000। अब आपको बोला जाएगा कि सेल ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आइटम ए और 1 यूनिट ऑफ सी। समझ में आ रही है बात, नीचे लिखा है देखो, आपको बेचना कितना है, सेल ऑफ 2 यूनिट ऑफ आइटम ए। अब आइटम ए की प्राइस कितनी है, 5,000, तो हम 5,000 इंटू 2 कर देंगे। और आइटम सी की प्राइस कितनी है, 10,000, और वो बेचना कितना है, खाली एक, तो 10,000 इंटू 1 कर देंगे तो 20,000 बचा। अब रिमेनिंग कितना बचा, ऊपर वाला जो 5 था, वो 5 में से तुम कितने बेच चुके, 2 बेच चुके, तो इसके बाद में बचा कितना, 3, बराबर। और उसको भी हम 5,000 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 15,000 आ गया। अब दूसरा जो है बी, उसको तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो थर्ड वाला है, उसमें 2 में से हमने कितना, एक निकाल देना है, तो 10,000 यानी 20,000 ये, सॉरी 10,000 इंटू 1, 2 में से एक निकल गया तो एक बचा, तो 1 इंटू 10,000 यानी 10,000, टोटल मिला दो तो आ गई तुम्हारी टोटल इन्वेंट्री 49,000। क्लियर। अब ये पूछेंगे, ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, समरी ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बराबर। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर वगैरह है, पर वो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा हो। मेजर डिफरेंस लिखा है ना बिटवीन इंडियन एस और AS2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और AS2 के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी पूछ सकते हैं आपको थियरी में। ये आपको किसके साथ में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ में, यूनिट 2, बराबर है, PPE के साथ में। अभी यूनिट इसमें देखो फर्स्ट में फीफो, फीफो हाई प्रॉफिट इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स ड्यू टू लोअर COGS। पुरानी आइटम सस्ते में खरीदी हो, नई आइटम प्राइस बढ़ती जा रही है इसलिए महंगे में खरीदी हो, तो तुमको लगेगा कि मेरे पास महंगी इन्वेंट्री अगर होगी ना तो प्रॉफिट भी ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि तुम क्लोजिंग स्टॉक लिखते कहाँ हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड में ज्यादा इन्वेंट्री लिखेंगे तो नतीजा क्या आएगा, क्रेडिट आइटम बढ़ जाएगी। अब क्रेडिट बढ़ेगी, एक्सपेंस माइनस करोगे उसमें से, तो आइटम तो यानी आपका जो रेसिडुअल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट, वो फाइनल अमाउंट तो ज्यादा ही आएगा ना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इन्फ्लेटेड आएगा यानी ज्यादा प्राइस पे आएगा। तो पहला नुकसान है ये कि जब इन्फ्लेशनरी प्राइस चल रही हो ने तो प्रॉफिट हमको ज्यादा दिखता है पर होता नहीं है। ये ज्यादा इसलिए दिखा क्योंकि पिछला वाला सब अपने बेचते गए और पुरानी प्राइस कम थी, वो कम वाला बेच दिया, इसलिए हमको लगता है कि अभी ज्यादा प्रॉफिट है। फिर एंडिंग इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट्स करंट प्राइस, इसमें है ना फायदा ये है, नुकसान फायदे में ये वाला फायदा है। देखो
ये फायदा ये है कि जो आखिरी इन्वेंट्री है ना, अभी तुम्हारे पास जो इन्वेंट्री है ना, वो अभी की लेटेस्ट प्राइस वाली होगी, क्योंकि पुराना तुम बेच चुके हो। लेकिन इसमें देखो वेटेड एवरेज में स्मूथन प्राइस फ्लक्चुएशन, इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई मतलब नहीं है। तुम क्या करते हो, पूरे महीने की जितनी भी परचेज है, आगे की जितनी भी परचेज है, उसका वेटेड एवरेज निकाल देते हैं अपने, बराबर। तो इसका मतलब प्राइस बढ़े कि कम हो, उसकी कम इफेक्ट आपको दिखेगी। एंड सुटेबल फॉर बिजनेस विथ होमोजीनियस इन्वेंट्री, होमोजीनियस यानी सेम इन्वेंट्री, एक जैसी इन्वेंट्री, यानी जो भी आप परचेस करते हो ना, वो परचेस कर रहे हो वो सेम क्वालिटी का परचेस कर रहे हो तब। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एक्यूरेट कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर हाई वैल्यू और यूनिक आइटम्स। ये देखो इसमें ने हाई वैल्यू या तो यूनिक आइटम ऊपर अपने देखा ही था, और इसमें ने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में तुम्हारे लिए काम बढ़ जाता है, क्योंकि तुमको ये ना डिटेल में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हर तरह की आइटम का अलग अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए काम बढ़ा देगा। अब कंप्लायंस विद एस टू मैंडेट्स द यूज ऑफ फीफो या तो वेटेड एवरेज, दो में से कोई एक मेथड यूज करो। मैंडेट्स मतलब कंपलसरी है। अब फीफो या तो वेटेड एवरेज यूज करो। तो वैल्यूएशन शुड एक्सक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट इन सेलिंग एक्सपेंस, और वैल्यूएशन करने के टाइम पे एबनॉर्मल कॉस्ट यानी कोई कॉस्ट ऐसी नहीं जो सालों में एक बार होती हो, एक्सीडेंटल कॉस्ट वो सब हटा देनी है। सेलिंग एक्सपेंस इसमें से निकाल देना है। इन्वेंट्रीज आर रिपोर्टेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, जो मैं आगे भी बता चुका, कॉस्ट या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम हो वो। These methods ensure transparency, consistency, and accuracy in financial reporting while complying with regulatory standards. यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों, क्योंकि पता है कि सब सब लोगों को पता है कि इसमें वैल्यूएशन आप कैसे करते हो। कंसिस्टेंसी मतलब अगर एक मेथड फॉलो करते हो तो सालों साल वही करते रहेंगे। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि आपको हर बार की जो फिगर है ना, वो उसी तरह से मिलेगी जैसी लास्ट टाइम पे मिली थी। Now, some of the major differences between Indian accounting standard and AS2. Scope of AS2 does not deal with the inventory treatment related to service providers, whereas IS2, देखो इसमें ने अंडरलाइन खाली इतना करो, डज नॉट डील विथ सर्विस प्रोवाइडर, जबकि ये सर्विस प्रोवाइडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडर के साथ में है, बराबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एएस लिखा हो ना वो इंटरनेशनल, आईएएस लिखा हो तो इंडियन। एस2 में लेसर डिस्क्लोजर चाहिए, यानी कम चीजें आप बताओगे तो भी चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें इन्वेंट्रीज में आगे भी बताया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है एस टू में, and it is expensed in the period in which they are incurred, whereas Indian accounting standard will specifically exclude only selling cost, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एक्सक्लूड नहीं करता वो। तो याद कितना रखना है, देखो पहले में एकदम सिंपल, सर्विस प्रोवाइडर एस टू में इंक्लूड नहीं करे या इंक्लूड किया है। दूसरे में एस टू में लेसर डिस्क्लोजर, आई एस टू में मोर डिस्क्लोजर। तीसरे के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं एस टू में, लेकिन IAS2 के अंदर खाली सेलिंग कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को नहीं। और यहाँ पे लास्ट में इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ गुड्स विच कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड यानी सेपरेट किया जा सकता हो फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइन यूजिंग फीफो और WAC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, whereas IAS requires the same formula to be used for all the inventories with similar nature। यहाँ पे एस तुम्हें क्या बताया कि आपको दो में से कोई भी एक मेथड, जिसको सेग्रीगेट नहीं करना है इसके लिए आपको दो में से कोई भी एक मेथड चलेगी, लेकिन यहाँ पे सबके लिए अगर सिमिलर नेचर है तो सबके लिए एक मेथड। नाउ द लास्ट थिंग, द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन इन्वेंट्री मेजरमेंट, पहले तो कौन सी पॉलिसी आप यूज कर रहे हो, फीफो WAC कौन सी पॉलिसी है, कॉस्ट फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री सच एज फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP एंड स्टोर्स एंड स्पेस। इन्वेंट्री को चार हिस्सों में क्लासिफाई करना है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद में जो अपने MOP देखा था वो, बराबर ना, रिपेयरिंग मटेरियल वगैरह। फिर उसके बाद में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज कैरीड एट फेयर वैल्यू लेस सेल कॉस्ट। अब कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री को संभाल के रखना भी तो पड़ेगा ना,
जो रखने का खर्चा है ना वो कैरिंग अमाउंट होता है, बराबर। और अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज, जैसे गोडाउन में रखते हैं उसकी बात करें, अब अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, कितना इन्वेंट्रीज को अपने एक्सपेंस की तरह से रिकॉग्नाइज किया वो टाइम पीरियड के अंदर, मतलब एक्सपेंस में कितना लिखा तुमने। एंड अमाउंट ऑफ एनी रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस एंड इट सब्सिक्वेंट रिवर्सल इफ एनी। रिटर्न डाउन इन्वेंट्री का मतलब क्या, कि अगर कोई बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट ढंगार हो गया, तो इसको अपने राइट डाउन करेंगे, खत्म कर देंगे उसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, उसको अगर बेचने जाए तो कुछ वैल्यू भी आती है, तो इसको रिवर्स भी करते हैं वापिस। पहले उसको राइट डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद में वापिस अगर जरूरत पड़ी तो उसको रिवर्सल भी करें अगर हो तो, नहीं तो नहीं। राइट, तो ये तुम्हारा S2 है पूरा एक्सप्लेनेशन।